Dear students, today I will discuss with you first topic of your NCERT book, that is physical world. फिजिकल वर्ल्ड। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल वर्ल्ड। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको इस बात का मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज फिजिकल वर्ल्ड। तो बच्चों फिजिकल वर्ल्ड हम उसको बोलते हैं जो दुनिया कुदरत ने बनाई हुई है। तो कुदरत की या नेचर की बनाई हुई दुनिया को ही हम क्या बोलते हैं, फिजिकल वर्ल्ड। और बच्चों उसमें जब हम चीजों को देखते हैं तो वो चीजें हमारे बिल्कुल पास भी हो सकती हैं और हमारे से काफी दूर भी हो सकती हैं। तो इसको मैं आपको लिख देता हूं कि व्हाट इज फिजिकल वर्ल्ड। द वर्ल्ड क्रिएटेड बाय नेचर is known as physical world। तो बच्चों इस जो फिजिकल वर्ल्ड में है, मैंने आपको बताया कि इस फिजिकल वर्ल्ड में जब आप चीजों को ऑब्जर्व करोगे, नेचर की चीजों को ऑब्जर्व करोगे, तो वो चीजें आपके नियर बाय भी हो सकती हैं और आपसे बहुत दूर भी हो सकती हैं। तो जो आपके पास नियर बाय चीज आप चीजों को देखते हो, जैसे कि सपोज कीजिए आपने नियर बाय चीज की एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि जैसे आपने सपोज आपने देखा कि एक रिवर में पानी फ्लो कर रहा है, तो दैट इज ए नियर बाय थिंग दैट इज क्रिएटेड बाय नेचर। क्योंकि जो आपके ये रिवर्स हैं, जो ओशंस हैं, जितने भी हैं, ये सारे नेचर ने ही इनको बनाया हुआ है। और बच्चों जो दूर की चीजें हैं उसमें आप स्काई को देख सकते हो, देयर आर स्टार्स। स्काई में जैसे स्टार्स होते हैं, आपके गैलेक्सीज होती हैं, तो वो आपकी जो है दे आर फार फार अवे थिंग्स एंड दे ऑल थिंग्स कंस्टिट्यूट द फिजिकल वर्ल्ड। और बच्चों फिजिकल वर्ल्ड में जब हम इन चीजों को देखते हैं तो यहां से हम काफी कुछ ऑब्जर्व करते हैं और जहां से फिर हमें हमारा नॉलेज डेवलप होता है। जैसे आप देखिए कि सपोज कीजिए कि आपने देखा कि आपके घर के पास एक रिवर फ्लो करती है। सपोज ये आपके पास एक घर के पास एक रिवर फ्लो करती है फ्रॉम ए टू बी। सपोज कीजिए ये एक रिवर है, दिस इज ए रिवर। ये एक रिवर है जो आपके घर के पास फ्लो करती है फ्रॉम ए टू बी। तो बच्चों आपने जब इस रिवर के फ्लो को देखा तो आपने इसमें से एक चीज को एनालाइज किया कि जो इसमें वाटर है वो हमेशा ए टू बी फ्लो करता है। कि जो वाटर है, वाटर फ्लोज फ्रॉम ए टू बी। तो बच्चों फिर यहां से आपने एक नॉलेज डेवलप किया कि जो आपका वाटर है वो हमेशा फ्लो करेगा फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। क्योंकि आपका जो ए लेवल है उसकी हाइट ज्यादा है और बी लेवल की हाइट कम है। तो यहां से आपने एक नॉलेज डेवलप किया दैट योर वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। और बच्चों फिर इसी नॉलेज को आपने आगे अपने बच्चों को बताया और ऐसे ऐसे आपका जो नॉलेज है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है। तो बच्चों अभी जो नॉलेज है दैट वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, इस नॉलेज को हम साइंस नहीं बोल सकते। तो बच्चों आपको एक बात का ध्यान रखना होगा दैट एनी नॉलेज इज नॉट साइंस। कोई भी नॉलेज साइंस नहीं हो सकता। एनी नॉलेज इज नॉट साइंस। मतलब जैसे आपका वाटर हमेशा हायर लेवल टू लोअर लेवल फ्लो करता है, ये नॉलेज है, इसको हम ज्ञान बोल सकते हैं, पर ये साइंस नहीं है। जैसे कि इंडिया गोट इंडिपेंडेंस इन 1947, ये नॉलेज है बट दिस इज नॉट ए साइंस। तो बच्चों आपका नॉलेज को साइंस कब बोलोगे? तो बच्चों नॉलेज को हम साइंस तब बोलेंगे जब वो नॉलेज में एक सिस्टमेटिक स्टडी हुई हो। तो व्हाट इज साइंस? तो बच्चों हम साइंस को बोल सकते हैं कि साइंस इज ए सिस्टमेटिक नॉलेज। तो व्हाट इज साइंस? साइंस इज ए सिस्टमेटिक नॉलेज। सिस्टमेटिक नॉलेज। तो बच्चों एक सिस्टमेटिक नॉलेज को ही हम साइंस बोलते हैं। तो अब जो वो सिस्टमेटिक आपका नॉलेज है उसके लिए बच्चों हमारे पास कुछ साइंटिफिक स्टेप्स होते हैं, जैसे उसको हम एक साइंटिफिक मेथड बोलते हैं जिसके डिफरेंट इंटरकनेक्टेड स्टेप्स होते हैं।
तो तभी जाके वो जो हमारा नॉलेज है वो सिस्टमेटिक नॉलेज बनता है और उस नॉलेज को हम साइंस बोलते हैं। सो देर तो बच्चों आप इसका मतलब जो आपका सिस्टमेटिक नॉलेज है उसके लिए आपके पास क्या होगा, एक साइंटिफिक मेथड होगा। यू हैव ए साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड। और बच्चों उस साइंटिफिक मेथड के डिफरेंट इंटरकनेक्टेड स्टेप्स होंगे। जो साइंटिफिक मेथड है इट विल हैव डिफरेंट इंटरकनेक्टेड स्टेप्स। और बच्चों जो वो डिफरेंट इंटरकनेक्टेड स्टेप्स होते हैं फिर वो नॉलेज एक सिस्टमेटिक नॉलेज बन जाता है और उस नॉलेज को हम साइंस बोलते हैं। तो बच्चों अभी मैं आपके साथ सबसे पहले डिस्कस करूंगा डिफरेंट स्टेप्स इन ए साइंटिफिक मेथड। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या होता है, व्हाट इज साइंटिफिक मेथड। तो बच्चों अगर आपके पास कोई भी साइंटिफिक मेथड है, अगर उसमें जो अभी मैं 6 स्टेप्स बताऊंगा, अगर उसमें ये 6 स्टेप्स आप करते हो स्टेप बाय स्टेप, दैट मेथड विल बी नोन एज साइंटिफिक मेथड। तो बच्चों उसमें जो सबसे पहला स्टेप है हमारा साइंटिफिक मेथड में, दैट इज सिस्टेमैटिक ऑब्जर्वेशन। सिस्टेमैटिक ऑब्जर्वेशन। अब बच्चों सबसे पहले जो हमारा स्टेप है दैट इज ऑब्जर्वेशन। पहले हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि जो आपका वाटर है, सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। तो बच्चों आपने देखा कि जो आपका वाटर है, वाटर फ्लोज फ्रॉम ए टू बी। इसमें केस में जो आपका वाटर है, वाटर फ्लोज फ्रॉम ए टू बी। इट मीन्स वाटर जो है आपने इसको ऑब्जर्व किया कि दैट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। तो ये बच्चों क्या है, ये आपकी एक ऑब्जर्वेशन है। बच्चों फिर आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो, उसके बाद फिर उसी चीज को आप लैब में करके देखते हो इन कंट्रोल्ड कंडीशन। तो बच्चों जो आपका सेकंड स्टेप होगा ऑफ एनी साइंटिफिक मेथड दैट विल बी कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। अब बच्चों कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट में आप क्या करोगे, अब कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट में आप देखोगे कि आपने क्या किया, आपने अब क्या किया, आपने पहले आपका ए और बी ऐसे था तो इसको आप चेंज करते गए। तो आपने क्या किया, आपका बी यहां पे आ गया और ए ऐसे हो गया। फिर अब इस केस में जो आपका वाटर फ्लो करेगा, वाटर फ्लोज फ्रॉम बी टू ए। तो बच्चों वाटर इस केस में भी आपका जो है हायर लेवल टू लोअर लेवल ही फ्लो कर रहा है। तो आपने लैब में एक्सपेरिमेंट करके देखा, आप बी पॉइंट की जगह ए पॉइंट ले गए, तो उसको आप टिल्ट किया, आपने इस सपोज करो इसको आपने टिल्ट किया ए बी को, तो बी की जगह ए लेके फिर आपका जो वाटर फ्लो करेगा बी टू ए करेगा। तो कंसेप्ट वही रहा कि ऑलवेज योर वाटर विल फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल एंड दिस इज कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। अब बच्चों जो तीसरा स्टेप होता है किसी भी साइंटिफिक मेथड का, दैट इज रीजनिंग। फिर आप रीजनिंग करते हो, रीजनिंग। लेट मी बच्चों इसको मैं रफ कर देता हूं। अब जो रीजनिंग है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन एनी साइंटिफिक मेथड। अब जो भी रीजनिंग होती है इट इज ऑफ टू टाइप्स। आपकी रीजनिंग दो टाइप की होती है। वन इज क्वालिटेटिव रीजनिंग, वन इज क्वालिटेटिव रीजनिंग। और बच्चों जो दूसरी रीजनिंग होती है दैट इज क्वांटिटेटिव रीजनिंग। मैं बताता हूं व्हाट आई मीन बाय क्वालिटेटिव एंड व्हाट आई मीन बाय क्वांटिटेटिव रीजनिंग। तो बच्चों क्वालिटेटिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव रीजनिंग में जैसे कि आपने देखा कि जो आपका वाटर है वो ए टू बी फ्लो करता है, मतलब हायर लेवल टू लोअर लेवल फ्लो करता है। तो इसमें आप देखते हो कि वाटर जो है उसका रीजन क्या है, हायर लेवल टू फ्लो, हायर लेवल टू लोअर लेवल अगर आपका वाटर फ्लो करता है तो उसके पीछे रीजन क्या है। तो उस रीजनिंग में आपका क्या, उस ऐसी रीजनिंग को आप क्या बोलते हो जहां पे कोई क्वांटिटी नहीं आती, वहां पे सिर्फ कारण आता है, कारण। इसमें मैं कोई नंबर नहीं इंट्रोड्यूस कर रहा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि इसका रीजन क्या है। अगर आपका वाटर हायर लेवल टू लोअर लेवल फ्लो करता है तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो इस ऐसी रीजनिंग को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव रीजनिंग। अब तो जैसे वाटर हायर लेवल टू लोअर लेवल आता है तो इसके पीछे रीजन है ग्रेविटेशन, क्योंकि आपको मालूम है कि जो ग्रेविटेशन की फोर्स है दैट इज ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ। तो दिस इज क्वालिटेटिव रीजनिंग।
तो आई थिंक आपको पता लग गया है कि क्वालिटेटिव रीजनिंग में क्या था, हमें रीजन आता है कि ऐसा हो क्यों रहा है, व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस बिहाइंड द फिनोमिना, उस फिनोमिना के पीछे रीजन क्या है, वो हो क्यों रहा है। ऐसी रीजनिंग को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव रीजनिंग। एंड व्हाट इज क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अब बच्चों क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आता है कि आपने सपोज कीजिए डिफरेंट स्लोप्स किए, आपने देखा कि पहले आपका ए बी ऐसे था, ए बी ऐसे था, फिर आपने ए बी को ऐसे कर दिया, स्लोप आपने इंक्रीज कर दिया, सपोज करो आपने स्लोप क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, फिर आपने बच्चों बिल्कुल उसको परपेंडिकुलर कर दिया, थर्ड, दिस इज फर्स्ट केस, दिस इज सेकंड केस, दिस इज थर्ड केस ए बी। तो बच्चों आप देखते हो कि आपका जो पाथ है वो तो, जो आपका जो ए बी है वो तो सेम ही है, पर आपने क्या किया, आपने डिफरेंट स्लोप्स चेंज किए। जब आपने डिफरेंट स्लोप्स चेंज किए तो आपने देखा कि जो वाटर की जो वेलोसिटी है इन तीनों केसों में डिफरेंट होती है। इसका मतलब पहले अगर आप देखो जहां से आपने वाटर को छोड़ा तो एक सेकंड में बी पे कितना वाटर पानी पहुंच रहा था, फिर आपने उसके स्लोप को चेंज किया, फिर आपने एक सेकंड में देखा कि बी पे कितना वाटर अकोमोडेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, फिर आपने थर्ड केस में स्लोप को चेंज करके देखा कितना हो रहा है, तो आपने देखा कि तीनों केस में डिफरेंट वाटर जो है एक सेकंड में पॉइंट बी पे अकोमुलेट हो रहा है। जो देखो यहाँ पे क्या आ गया, क्वांटिटी आ गई ना। ऐसी रीजनिंग को हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग। तो रीजनिंग इज ऑफ टू टाइप्स, क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। आप देखोगे कि थर्ड केस में आपका जो है सबसे ज्यादा वाटर एक लेवल में इकट्ठा होगा, तो उसका रीजन जो है, उसको ऐसे रीजन को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग, जहां पे हमें क्वांटिटी को डिफाइन करना होता है कि ऐसा करने से कितनी क्वांटिटी मिलेगी, अगर ऐसा नहीं करते तो, अगर दूसरे तरीके से करते हैं तो कितनी क्वांटिटी मिलेगी। तो दिस इज थर्ड स्टेप इन एनी साइंटिफिक मेथड। मतलब जो हमारा इसका फोर्थ स्टेप होता है दैट इज मैथमेटिकल मॉडलिंग। उसके बाद हम इसकी करते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग। अब बच्चों जो हमने पीछे अपने रीजनिंग में जो हमने इसके डिफरेंट पैरामीटर्स डिफाइन किए होते हैं कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है, फिर हम उनके मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं। तो वहां से हम एक फार्मूला, वहां से हम एक मैथमेटिकल रिलेशन डिफरेंट क्वांटिटी के बीच में रिप्रोड्यूस करते हैं, और वहां से फिर हम रीजनिंग के बेस पे और मैथमेटिक्स के बेस पे अपनी मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं। जैसे कि आपका जो वाटर था, ये ए से बी फ्लो कर रहा है, तो आपने देखा कि जो ए पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, बी पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर जो आपकी, अगर आपकी जो किनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो जो आपका है, आप यहाँ पे कुछ वर्क करवा सकते हो। तो दिस टाइप ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग आप करते हो, और यहाँ पे आप एक फार्मूला डेवलप करते हो, दैट इज नोन एज मैथमेटिकल मॉडलिंग। और बच्चों फिर जब आप मैथमेटिकल मॉडलिंग कर देते हो, फिर उस मैथमेटिकल मॉडलिंग के बेस पे आप प्रेडिक्शन करते हो, यू प्रेडिक्ट। तो प्रेडिक्शन का मतलब होता है आप भविष्यवाणी करते हो। दिस इज फिफ्थ स्टेप इन योर साइंटिफिक मेथड। प्रेडिक्शन करने से है कि आपको अपना मैथमेटिकल मॉडल, अगर आपका मैथमेटिकल मॉडलिंग ठीक है तो आप प्रेडिक्शन करना शुरू कर दोगे कि अगर मैं यहां से इतना पानी, इतनी हाइट से, इतने स्लोप से इतना पानी अगर मैं नीचे गिराता हूं, तो वो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इतनी किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, जहां उसकी जो वेलोसिटी है ग्राउंड लेवल पे इतनी हो जाएगी। फिर आप देखते हो कि अगर उसकी वेलोसिटी इतनी है तो किनेटिक एनर्जी हाफ एम पी स्क्वायर होती है। फिर आप देखते हो कि जितनी उसका हमारे पास उतना वर्क करके वो टरबाइन देती है कि नहीं, तो फिर आप प्रेडिक्शन करते हो। अगर आपकी प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी आपकी ठीक होती है, फिर आपके पास प्रेडिक्शन के बाद दो ही जो है, यू ओनली हैव टू ऑप्शंस, वन इज वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन। तो बच्चों अगर तो आपका जो मैथमेटिकल मॉडल है उसमें, उसके बेस पे जो आपने प्रेडिक्शन की थी, अगर तो वो वेरीफाई हो जाता है तो योर साइंटिफिक मेथड इज अप्रूव्ड। तो आपका जो साइंटिफिक मेथड है वो एक थ्योरी बन जाएगी, और उसको आप जो है आगे जो है आप लिटरेचर में पढ़ोगे। अगर बच्चों ऐसा नहीं होता, फॉल्सिफाई हो जाता है, तो फिर आपको वो सारा आपका जो जितना भी आपका साइंटिफिक मेथड आपने किया है उसमें आपको देखना पड़ेगा कि वो उसमें जो है आपका जो प्रेडिक्शन है वो क्यों फॉल्स हो रहा है। तो स्टूडेंट दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स इन एनी साइंटिफिक मेथड। चाहे बच्चों आपका किसी भी फील्ड का वो स्टडी है, चाहे आपकी केमिस्ट्री की स्टडी है, चाहे फिजिक्स की स्टडी है, चाहे बायो की स्टडी है, तो जब भी उसमें आप साइंटिफिक स्टडी करोगे तो उसमें ये 6 जो है स्टेप्स, इंटरकनेक्टेड स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। तो बच्चों अभी जैसे आजकल मैं चलो आपको थोड़ा बताता हूं, जैसे आजकल हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिफिक मेथड अभी जो सारे लोग जिसको कर रहे हैं, दैट इज वैक्सीन ऑफ कोरोना वैक्सीन, कोविड-19 वैक्सीन। तो बच्चों जो कोविड-19 वैक्सीन है, जो उसका साइंटिफिक मेथड से जो उसकी वैक्सीन बनेगी, उसमें जो सारे स्टेप्स जो है आपके साइंटिस्ट उसको तब सारे स्टेप्स उसको उसमें करेंगे, तभी आपकी जो वैक्सीन है बोलेंगे कि अब इसकी वैक्सीन बन गई है।
एंड वी हैव ए क्योर फॉर दिस डिजीज। तो बच्चों ये आपके स्टेप्स होते हैं। तो चलो मैं आपको एक दो एग्जांपल इसमें देता हूं। जैसे सपोज कीजिए आपने रॉकेट को लॉन्च करना है, तो रॉकेट को लॉन्च करना है तो उसमें आपने देखना, आप देखते हो कि कितने दिन के बाद ये रॉकेट मार्स पे पहुंचेगा। तो उसके लिए बच्चों आपने ये मार्स पे या किसी दूसरे ग्रह पे आप रॉकेट भेजते हो, तो आप वहां देखते हो कि वो कितने दिन, उसके जो सारे जो है साइंटिस्टों ने साइंटिफिक मेथड में जो सारे स्टेप्स किए होते हैं, और उसकी प्रिडिक्शन पे आपने देखा होगा कि जब नासा वाले बोलते हैं कि इतनी तरीक को, या इसरो वाले बोलते हैं कि इतनी तरीक को ये उसका ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, और एग्जैक्टली वो उसी टाइम पहुंचता है। इट मीन्स वो सारे जो है इन्होंने पहले के साइंटिफिक मेथड में वो सारे स्टेप किए होते हैं। तो जैसे अभी आपका बच्चों अभी सोलर इक्लिप्स लगा था, तो उसमें भी प्रेडिक्शन पहले ही हो जाती है कि नेक्स्ट सोलर इक्लिप्स कब होगा। इट मींस उसमें उनके पास सारे जो है मैथमेटिकल मॉडलिंग के बेस पे या रीजनिंग के बेस पे उन्होंने पहले ऑब्जर्वेशन की होगी, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया होगा, जो सारे स्टेप्स किए होंगे उसके बेस पे वो आपको प्रेडिक्ट करते हैं कि आफ्टर दिस मच टाइम आपका नेक्स्ट सोलर इक्लिप्स जो है दैट विल टेक प्लेस। सो आई थिंक कि आपको ये साइंटिफिक मेथड के बारे में बच्चों पता लग गया होगा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप जितने भी फिजिक्स पढ़ोगे हर जगह ये स्टेप्स लगे होंगे। तो आपके हर टॉपिक में ये साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स हैं, तभी वो आपकी किताब में आप पढ़ रहे हो। अब बच्चों इसमें जो साइंस की एक खास बात होती है कि जो साइंस है इट इज देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन साइंस। तो आपका साइंस का नेचर है देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन साइंस, देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन साइंस। साइंस में कोई भी फाइनल थ्योरी नहीं होती। तो मतलब जैसे जैसे आपके जो है ऑब्जर्वेशन प्रिसाइज होती जाती है, जैसे जैसे आप नए एक्सपेरिमेंट करते हो, तो आपकी थ्योरी जो है जहां तक वो मॉडिफाई करना पड़ती है, टोटली चेंज करना पड़ती है। तो जैसे मैं इसमें आपको दो एग्जांपल देता हूं, जिसमें आपको एक में मॉडिफिकेशन का दूंगा और एक में चेंज करने का दूंगा। पहले मैं मॉडिफिकेशन का देता हूं। तो बच्चों कोपरनिकस ने बोला था, कोपरनिकस भी एक साइंटिस्ट हुए हैं इन 15 और 16 सेंचुरी के आसपास। उन्होंने बोला था कि जो आपका सोलर सिस्टम है उसमें सन इज एट सेंटर, सन का सेंटर में है, और जो प्लैनेट्स हैं दे सपोज करो दीस आर प्लैनेट्स, जो प्लैनेट्स हैं एंड प्लैनेट्स मूव इन सर्कल्स। जो प्लैनेट्स का ऑर्बिट होता है सर्कुलर होता है, और इसको हम बोलते थे हेलियोसेंट्रिक मॉडल। इसको हम बोलते थे हेलियोसेंट्रिक मॉडल। हेलियोसेंट्रिक मॉडल का मतलब कि सेंटर अर्थ सेंटर पे, जो सन है सॉरी आपका सेंटर में है, और प्लैनेट इसके अराउंड सर्कुलर आपके ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। पर बच्चों उसके बाद केपलर ने बोला, जॉन केपलर ने बोला कि जो आपके प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व तो करते हैं सन के अराउंड, बट दे रिवॉल्व इन एलिप्टिकल पाथ। उनका जो पाथ होता है, जो ऑर्बिट होता है, दैट इज एलिप्टिकल ऑर्बिट में वो मूव करते हैं। तो इट मींस जो कोपरनिकस की थ्योरी थी तो उसको मॉडिफाई कर दिया केपलर ने। तो आपका हेलोसेंट्रिक थ्योरी को उसने एलिप्टिकल ऑर्बिट के कांसेप्ट से मॉडिफाई किया। अब इसमें कई बार बच्चों में बिल्कुल थ्योरी ही चेंज करना पड़ जाती है, उसमें मॉडिफिकेशन पॉसिबल ही नहीं होता। जैसे आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स, तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स है जो न्यूटन के लॉ के बेस के ऊपर बेस है, तो आपके इन बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी तो एक नई मैकेनिक्स का ओरिजिन हुआ, दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स। तो वहां पे क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन बच्चों क्यों हुआ? क्योंकि जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी इट इज अनएबल टू एक्सप्लेन एटॉमिक फिनोमेना। एटॉमिक फिजिक्स को क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, उसके लिए एक नई मैकेनिक्स का ओरिजिन हुआ, दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स। तो इस केस में आपको बच्चों पूरी थ्योरी ही चेंज करना पड़ी। तो दैट्स व्हाई दिस मींस दैट देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन साइंस। तो साइंस इज क्वेश्चनेबल। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि somebody is final authority in science। साइंस में किसी को भी आप फाइनल अथॉरिटी नहीं बोल सकते। इवन आपके न्यूटन के भी जो कई कंसेप्ट थे वो उनको भी दे आर आल्सो लेटर ऑन उनको भी प्रूव किया गया था। जैसे आप +1 में ही पढ़ोगे कि न्यूटन ने कंसेप्ट दिया था टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो उसका बच्चा जो मैथमेटिकल मॉडलिंग थी उसको लैपलेस ने इंप्रूव किया था। तो बट मैं आपको ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूं कि साइंस में किसी को भी आप फाइनल अथॉरिटी नहीं बोल सकते। तो बच्चों अब इसमें जो नेक्स्ट चीज मैं आपको बताऊंगा दैट इज अबाउट योर थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंटेशन। बच्चों जो आपकी साइंस में प्रोग्रेस होती है, समटाइम्स क्या होता है, योर एक्सपेरिमेंट जो आपके एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट
Sometimes your experiment gives you new theory, sometimes experiment gives you new theory, and sometimes theory gives you new experiment. आपको थ्योरी के बेस पे नया एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है. थ्योरी gives new experiment. तो आपको थ्योरी है तो आपको उसको थ्योरी को प्रूव करने के लिए नया एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. अब इन दोनों की एग्जांपल देता हूं. एक्सपेरिमेंट से आपको न्यू थ्योरी के बारे में सोचना पड़ता है. तो इसका जो पहला है जब एक्सपेरिमेंट गिव्स न्यू थ्योरी, तो इसका एग्जांपल है ओरिजिन ऑफ न्यूक्लियस. तो बच्चों ओरिजिन ऑफ न्यूक्लियस में क्या होता है? आपका रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था. तो पहले एक्सपेरिमेंट हुआ, तो जब उस एक्सपेरिमेंट में आपने देखा था कि आपका जो उससे पहले जो न्यूक्लियस का मॉडल होता था, दैट इज उसमें आप न्यूक्लियस का कंसेप्ट ही नहीं था उस मॉडल में, जिसको आप उसमें बोलते थे कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर सिर्फ आपका है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही होते हैं. तो उसमें जब रदरफोर्ड का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, तो उस एक्सपेरिमेंट का जो आपका जो था उसमें फेल हो रहा था, जो आपका एटॉमिक मॉडल था, तो उसके फिर रदरफोर्ड मॉडल का ओरिजिन हुआ. तो इसमें उस एक्सपेरिमेंट ने आपको एक नई थ्योरी दी, दैट इज न्यूक्लियस. तो उस नई थ्योरी से ओरिजिन किसका हुआ? न्यूक्लियस का. अब सेकंड केस में देखिए, सेकंड केस में आपका है थ्योरी गिव्स न्यू एक्सपेरिमेंट. तो कई बार आपको थ्योरी आपकी होती है, तो उसमें आपको अब ड्रैक ने 1928 में एक थ्योरी दी थी कि इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है तो पॉजिट्रॉन होता है. इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो ड्रैक ने बोला था इसका एक एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन. तो उसने थ्योरी दी. अब पॉजिट्रॉन को डिटेक्ट तो एक्सपेरिमेंटली करोगे ना, तो उसके लिए फिर 2 साल के बाद साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया और वो वहां पे एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट हुआ. तो दिस इज द नेचर ऑफ साइंस. आपको अगर उसमें फुल वैलिडेशन करनी है तो आपको थ्योरी को एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा थ्योरी के साथ, और थ्योरी को सपोर्ट करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट के साथ. तो दिस इज द बेसिक स्टेप्स इन द डिस्कवरी ऑफ साइंस. अब बच्चों इसके आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे आपको मैंने तो फिजिक्स, हमने तो फिजिक्स पढ़नी है, तो अगर आप फिजिक्स बोलोगे है क्या चीज है, फिजिक्स क्या चीज है, तो बच्चों सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स इज इट इज द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड. क्योंकि आपका फिजिकल वर्ल्ड है, तो फिजिकल वर्ल्ड किसने बनाया है? नेचर ने. तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, और फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमेना. दैट्स ऑल. so फिजिक्स इज आवर सब्जेक्ट दैट वी विल स्टडी. तो बच्चों अभी जो मैंने इससे पहले आपको बताया है वो जर्नल है, वो आपका जो साइंटिफिक मेथड है वो एप्लीकेबल है फॉर एनी साइंस. ओके. Now next thing that I would like to discuss with you is thrust areas in physics. Thrust area. अब जो thrust area हम किसको बोलते हैं? Thrust area हम बोलते हैं जिसमें आपको जोर देना चाहिए. तो what are the thrust areas in physics? Thrust area in. So students, there are basically two thrust areas in physics. One is unification. मैं बताता हूं उनका मतलब क्या है. One is unification. And second thrust area in physics is reduction. तो बताइए यूनिफिकेशन का मतलब क्या है? यूनिफिकेशन का मतलब है कि हम यूनिफाई करते हैं चीजों को. मतलब आपके पास डिफरेंट फिजिकल फिनोमेना है, और उस डिफरेंट फिजिकल फिनोमेना को मैं एक ही लॉ से अगर एक्सप्लेन कर दूं, तो उस एरिया को उसको मैं बोलूंगा कि अब जो मेरा थ्रस्ट एरिया है दैट इज यूनिफिकेशन. तो इसकी एग्जांपल देखिए, मैं आपको यूनिफिकेशन की एग्जांपल देता हूं. जैसे बच्चों ये आपका है डस्टर, अगर इसको मैं नीचे फेंक रहा हूं तो ये नीचे गिर जाता है. तो नीचे क्यों गिरा? ड्यू टू ग्रेविटी. इट मींस व्हाट इज द रीजन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉलिंग डाउन? ग्रेविटी. ओके. तो बच्चों अगर मैं एक और फिनोमेना लूं कि आपके जो आपके प्लैनेट्स हैं दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो उनके पीछे भी जो आपका रीजन है वो क्या है? ग्रेविटी. तो देखो बच्चों मैंने आपको 2 फिनोमेना बताए, पर उनका रीजन क्या है? जो उनका कोर कंसेप्ट है वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स. तो दिस इज यूनिफिकेशन. मैंने यूनिफाई कर दिया. अब तीसरा देखो, अगर मैं बोलूं कि आपकी जो सी होता है, समुद्र होता है, उसमें टाइड्स जो है, उसमें टाइड्स लहरें उठती हैं, तो उसका भी कोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स. तो दिस इज यूनिफिकेशन. मतलब हम डाइवर्स फिनोमिनास को एक ही लॉ से एक्सप्लेन करते हैं. दैट एरिया फिर हम बोलते हैं कि तो हमारा जो थ्रस्ट एरिया है यूनिफिकेशन है. थ्रस्ट एरिया मतलब जिसमें हमें जोड़ देना है कि हम कैसे फिजिक्स को पढ़ें कि हमें फिजिक्स में आसान है. क्योंकि बच्चों फिजिक्स में तो बहुत ज्यादा कंसेप्ट है, तो हम 2 थ्रस्ट एरिया से इसको पढ़ते हैं जिसके लिए हमें फिजिक्स जो है आसान हो, हमारा काम आसान हो. दैट इज यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन. तो यूनिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया.
कि ग्रेविटेशनल के बारे में मैंने आपको 3 फिनोमिना बताए और उनका तीनों फिनोमिना का जो आपका फोर्स था वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही था। सिमिलरली बच्चों, अगर आप चलते हो, चलने के लिए क्या चाहिए? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इज बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं तो जो आप अगर देख पा रहे हो, इट मीन्स जो इसकी इंक है वो स्टिक कर पा रही है, मेरी जो इंक है वो स्टिक कर पा रही है इस बोर्ड के साथ। तो दैट इज ऑल्सो ड्यू टू, मैं आपको आगे बताऊंगा, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो देखो, जो डिफरेंट फिनोमिना को मैंने एक ही कंसेप्ट से एक्सप्लेन किया बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। So this is called unification. This thrust area in physics is called unification. Now the second thrust area is reduction. But reduction is reciprocal of unification. Unification में हम चीजों को, डिफरेंट फिनोमेना को जोड़ते हैं और उनका एक ही जो है रीजन देते हैं। रिडक्शन में हम क्या करते हैं? रिडक्शन में हम जो है एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सिंपलर पार्ट्स में ब्रेक करते हैं और उसको हम एनालिसिस करते हैं। मतलब जैसे कि आपका टेम्परेचर का कंसेप्ट है, सपोज करिए टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का जो कंसेप्ट है, तो सबसे पहले आपका जो इसमें आया था जो थर्मोडायनेमिक्स आई थी। तो थर्मोडायनेमिक्स जो था, उसने जो टेम्परेचर का कंसेप्ट था उसको एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी मान के चला था। थर्मोडायनेमिक्स ने बोला था कि जो टेम्परेचर है इट इज ए मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। बच्चों फिर उसके बाद आपका ओरिजिन हुआ किनेटिक थ्योरी का और आपका स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का। तो बच्चों स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और आपके जो थे किनेटिक थ्योरी थी, उन्होंने जो था टेम्परेचर के कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया बाय यूजिंग कंस्टिट्यूएंट। जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं, मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सिस्टम, जो बल्क सिस्टम है उसी का मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट से उन्होंने टेम्परेचर के कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया। और आपका जो लेटेस्ट टेम्परेचर का उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो टेम्परेचर है इट इज ड्यू टू थर्मल मोशन ऑफ, इट इज ड्यू टू नॉट थर्मल मोशन, तो टेम्परेचर है इट इज ड्यू टू kinetic एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल्स की किनेटिक एनर्जी होती है वो ही मेजर होता है टेम्परेचर का। बेसिकली एवरेज किनेटिक एनर्जी, इट इज ड्यू टू एवरेज किनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देखो इसमें हमने क्या किया, जो आपका बल्क सिस्टम था उसके हम उसी के मॉलिक्यूलर से अपना कंसेप्ट दिया टेम्परेचर का कि दैट इज ड्यू टू एवरेज किनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड दिस area is known as reduction. So students, today I will stop here. So I think that you may have developed interest in my this lecture. So take care. We will meet you in the next lecture. Thank you.